नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ में आवास जिले के अनवरगंज में बनकर तैयार हो गया है। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर 72 बिस्वा में बने इस नए आशियाने में रहने के साथ ऑफिस भी बनाया गया है। आजमगढ़ के इसी नए आशियाने से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्वांचल को साधने की कयावत करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस आशियाने के निर्माण की मॉनिटरिंग आजमगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी बड़े भाई अखिलेश यादव के आगमन को लेकर आजमगढ़ में डेरा डाल दिया है। 3 जुलाई को जिले के दौरे पर आ रहे अखिलेश यादव इस नए ठिकाने का शुभारंभ कर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। अखिलेश यादव के आगमन को लेकर तैयारियों जोरों पर चल रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2014 में मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे, जिसके बाद 2019 में अखिलेश यादव चुनाव जीते। 2024 में सपा सुप्रीमो के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। ऐसे में सपा आजमगढ़ को अपनी परंपरागत सीट मानती है। आजमगढ़ सीट से सांसद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव रहे हो या वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव, यह सभी लोग आजमगढ़ से इमोशनल रिश्ता जोड़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जनसभाओं में भी इस बात को कहा करते थे कि नेताजी कहा करते थे कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। जिले की जनता ने जिस तरह से सपा को एक तरफा विजय दिलाई है, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी अंदर से काफी गदगद है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब एक तरफ पूरे प्रदेश में भाजपा की हवा बह रही थी, उस समय भी आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटें सपा की झोली में देने का काम जिले की जनता ने किया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ और लालगंज की दोनों सीटों पर सपा प्रत्याशी को ही विजय मिली। ऐसे में सपा अपने इस गढ़ की मजबूती से पहरेदारी कर अपना किले को मजबूत करना चाहती है। आजमगढ़ से सपा पूर्वांचल की 117 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। राजधानी लखनऊ से मध्यांचल की मॉनिटरिंग करने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सैफई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल अछूता रह जा रहा था। उसी कमी को पूरा करने के लिए सपा ने अपने पुराने गढ़ आजमगढ़ को चुना, जिससे आजमगढ़ से पूरे पूर्वांचल की सीटों की मजबूत पहरेदारी की जा सके। आजमगढ़ के एक छोर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र गोरखपुर है, तो दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। ऐसे में सपा सुप्रीमो आजमगढ़ को केंद्र बिंदु बनाकर पूर्वांचल को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम को लेकर सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 3 जुलाई को करीब 12:30 बजे कार से पहुंचेंगे और इसका ऐतिहासिक उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं व जनता में काफी उत्साह है। लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। बताया कि काफी निर्माण हो चुका है, लेकिन मीटिंग हॉल अभी बनना है, जिसका शिलान्यास राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे, शायद यह कार्यक्रम स्थल छोटा पड़ जाए। देखिए, कल तकरीबन 12:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ से कार से यहाँ पहुँचेंगे
और मैं समझता हूँ इस कार्यालय का, आवास का ऐतिहासिक उद्घाटन करेंगे और बहुत उत्साह है साथियों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, आजमगढ़ के लोगों में, क्योंकि लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कब इसकी शुरुआत हो। दिन कल आ रहा है, बहुत उत्साह है लोगों में। सर जनसभा भी है छोटी सी? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सुविधाएं हैं, अभी और भी होगा, मीटिंग हॉल भी अभी बढ़ना है, उसका भी शिलान्यास कल करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो सर कहा जा सकता है 2027 की रणनीति यहीं से तैयार होगी पूर्वांचल की? अब वो समय समय की बात है, कब किस रूप में इसको इस्तेमाल करना हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है, लेकिन आजमगढ़ की पार्टी के लिए मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये आज बन के तैयार हुआ है, जिसका कल उद्घाटन होगा। कहा जा रहा है कि 72 विश्व में बना हुआ है, क्या है? अब वो तो आपने देखा है सामने, हमसे बेहतर भी आप समझते। कितने कार्यकर्ताओं की क्षमता लगभग रहेगी? हाँ नहीं, इतने लोग तो आराम से, लेकिन मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद आ रही है, ये शायद मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा। सर क्या संदेश रहेगा कल? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके कल स्वयं संदेश देंगे। आज तो हम लोग तो निमंत्रण दे रहे हैं पूरे जिले के साथियों को और उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, बाकी संदेश कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। हाँ लोग पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में जब मोदी सरकार का अश्वमेध का घोड़ा निर्बाध गति से दौड़ रहा था, तो उत्तर प्रदेश की सरजमी ने उनके अश्वमेध के घोड़े को बांधने का काम किया था और ख़ास तौर से पूर्वांचल की जनता ने और मजबूती से बांधा था। खास तौर से मोदी जी का जो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से 3,27,000 वोट कम हो गया था। ये स्तर है उत्तर प्रदेश का और पूर्वांचल का। तो पूर्वांचल हमारी समाजवादियों की ज़मीन रही है, पूर्वांचल समेत पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादियों की ज़मीन रही है, लेकिन पूर्वांचल से कुछ खास ही जनता का लगाव मिला है हमको। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर उनका आवास बन गया है और कल उद्घाटन होने वाला है। आवास और कार्यालय दोनों है। यहीं से ज़्यादातर जो भी राजनीतिक समीकरण होंगे, उनका जो राजनीतिक कार्यक्रम होगा, इस एरिए का पूर्वांचल का पूरा राजनीतिक समीकरण वहीं से साधेंगे। और आप लोगों को बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर यहाँ पर आजमगढ़ में पूर्वांचल की धरती को साधने के लिए आजमगढ़ आते रहेंगे। इतने बड़े बड़े जिले हैं, आजमगढ़ को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्यों चुना? नहीं, आजमगढ़ को ये है कि आजमगढ़ सेंट्रल में पूर्वांचल के, यहाँ पर अगल बगल बलिया हो गया, मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, सारे। अयोध्या रोड, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के सरायमीर थाना क्षेत्र में स्थित मदरसा बैतुल उलूम के पास सरायमीर मार्केट में मीनारा मस्जिद के निकट एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मंगलवार देर शाम आरिफ भाई, जिन्हें स्थानीय लोग किताब वाले के नाम से जानते हैं, के घर में गैस सिलेंडर की पाइप लीक होने के कारण अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में घर के कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें मुफ्ती अहमद की हालत सबसे ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब घर में चूल्हे पर रोटी बनाई जा रही थी। बताया जाता है कि पास में रखा गैस सिलेंडर खत्म हो गया था और परिवार के लोग सिलेंडर की पाइप बदल रहे थे। इसी दौरान पाइप में रिसाव होने के कारण गैस लीक हुई और जैसे ही आग की चिंगारी संपर्क में आई, तेजी से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे घर में मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में मुफ्ती अहमद सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उनके शरीर का करीब 70% हिस्सा जल गया है और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा हाफिज आरिफ, हाफिज मसूद, इस्माइल और इब्राहिम भी इस हादसे में झुलस गए हैं। वो गैस से हुआ था, गैस सिलेंडर जो है उसको खोल रहे थे, लीकेज था, वो आग लग गई जो है। इनका नाम है मोहम्मद अहमद। हाँ, 3 लोग और हैं, इनके वालिद साहब और 2 भतीजे इनके। हाँ, घर में हुई। गैस सिलेंडर जो चेंज कर रहे थे जी, उसका रेगुलेटर जो है वो लीक था। उसके बाद वो दूसरी तरफ आग जल रही थी जो उसमें पकड़ लिया गया।
इनके वालिद साहब का नाम है हाफिज़ मोहम्मद आरिफ, उम्र उनकी होगी 65 होगी, और दो एक भाई इनके 35 होगी, और एक जो है लड़का है 15 साल होगी। एक का नाम मसूद है और एक का नाम वो लोग गरीब हैं, सरामिन में एडमिट है। इनकी ज़्यादा है, वो लोग 75%। हाँ 75% इनकी जल चुके हैं एकदम। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी अपराधी जाकिर खान को गिरफ्तार किया गया है। जाकिर पर कोयला आपूर्ति के नाम पर 62 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2014 में मोहम्मद सादिक ने जाकिर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि उसने कोयला आपूर्ति के नाम पर विभिन्न तारीखों में कुल 62 लाख रुपए लिए, लेकिन कोयला नहीं दिया। इस आधार पर बिलरियागंज थाने में जाकिर के खिलाफ मुकदमा संख्या 259/14 धारा 406, 419, 420, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जाकिर तब से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए उप महानिरीक्षक आजमगढ़ द्वारा मई 2025 में 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ को सूचना मिली कि जाकिर वेस्ट मुंबई के पार्क साइट विक्रोली क्षेत्र में छिपा हुआ है। इसके आधार पर एसटीएफ की टीम ने 30 जून को बिल्डिंग नंबर 22 पार्क साइट विक्रोली से जाकिर खान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जाकिर ने बताया कि वह नागालैंड में कोल माइनिंग का काम करता था और रिजवान से 62 लाख रुपए लिए थे, जिसमें से 40 लाख का कोयला दिया गया था। माइनिंग में नुकसान होने के कारण उसने बकाया राशि नहीं लौटाई, जिसके बाद वह फरार हो गया। गिरफ्तार जाकिर खान मध्य प्रदेश के हरदा जिले का निवासी है और उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ हरदा में 2 अन्य मुकदमे दर्ज हैं। जाकिर को मुंबई के विक्रोली कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया और आज 2 जुलाई 2025 को आजमगढ़ के सक्षम न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाली एसटीएफ टीम में उपनिरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी, चंद्र प्रकाश मिश्र, मुख्य आरक्षी मृत्युंजय कुमार सिंह, यशवंत कुमार सिंह और आरक्षी कुमुदेश कुमार शामिल थे। अग्रिम विधिक कार्रवाई बिलरियागंज थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर पर मंगलवार को एक महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने स्टाफ नर्सों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शाम तक हंगामा किया। सूचना पर महाराजगंज थाने की पुलिस तथा भाजपा नेता सत्येंद्र राय एवं डिप्टी सीएमओ अविनाश झा मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की बात करते हुए मामले को शांत कराने में लगे रहे। महाराजगंज थाना के कुढ़ी ढाला निवासी सरबजीत साहनी उनकी पत्नी वंदना साहनी उम्र लगभग 24 वर्ष को पहले बच्चे की पैदाइश का मामला था, जिसको गांव की आशा माधुरी के द्वारा मंगलवार को सुबह लगभग 9 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर पर भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि प्रथम पाली ड्यूटी में कार्यरत स्टाफ नर्स नाम अज्ञात ने वंदना की जांच पड़ताल करते हुए बताया कि अभी बच्चे की पैदाइश में लगभग 4 से 5 घंटे का समय है और इलाज शुरू कर दिया गया। 2-3 घंटे के इलाज के दौरान तैनात स्टाफ नर्स द्वारा कहा गया कि अभी हम नॉर्मल डिलीवरी करा दे रहे हैं। फिर कुछ देर बाद बाहर आकर बताया गया कि आप अपने मरीज को फातिमा हॉस्पिटल बिलरियागंज लेकर चले जाइए, वहां डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। इस बात पर परिजनों ने कहा कि नहीं, हम जिला महिला अस्पताल लेकर जाएंगे या फिर यहीं पर सामने स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर जाएंगे, तो महिला स्टाफ नर्स द्वारा वहां ले जाने से मना कर दिया गया और फिर डिलीवरी कराने का प्रयास किया जाने लगा। महिला स्टाफ नर्स की ड्यूटी 2 बजे समाप्त हो गई और वह चली गई। सेकंड शिफ्ट ड्यूटी में
कार्यरत स्टाफ नर्स उषा यादव उपस्थित होकर डिलीवरी कराई और उनके द्वारा परिजनों से कहा गया कि बच्चे को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए। परिजनों द्वारा गेट के बाहर किसी डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि बच्चे की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। इसी बात को लेकर परिजनों ने स्टाफ नर्सों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर महाराजगंज थाने की पुलिस पहुंच गई। अफसोस इस बात का है कि पूरा हॉस्पिटल एक दिव्यांग फार्मासिस्ट और कुछ स्टाफ नर्सों के भरोसे चल रहा है। वहां पहुंचे क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर तैनात अस्पताल के अधीक्षक कभी आते ही नहीं। महीने में 2 से 3 दिन ही उनकी उपस्थिति केवल दर्ज होती है। अस्पताल के अधीक्षक को फोन से बात करने का प्रयास किया गया, घंटी बजती रही लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ और बाद में स्विच ऑफ कर दिया गया। यह अस्पताल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में देवारा और वहां के ग्रामीण अंचलों को देखते हुए करोड़ों की लागत से बिल्डिंग भवन बनवाकर सारी सुविधाएं दी गई, जिससे यहां आम जनता को बढ़िया सुविधा मिल सके। लेकिन क्या पता था कि यहां की स्थिति बद से बदतर रहेगी। यहां तक कि अस्पताल में मरीजों को डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज स्लिप तक उपलब्ध नहीं थी। मौके पर सैकड़ों की संख्या में कई गांव के ग्रामीण और ग्राम प्रधान जुट गए। जुड़ा रामपुर के प्रधान बबलू राय ने इस मामले की सूचना भाजपा नेता सत्येंद्र राय को दी। सूचना मिलते ही भाजपा नेता सत्येंद्र राय भी मौके पर पहुंचकर परिजनों और उपस्थित स्टाफ नर्स से वार्ता की। फिर भाजपा नेता सत्येंद्र राय द्वारा जनपद के बड़े अधिकारियों से इस मामले पर अवगत कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले की जांच कराकर मातहतों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। इस मामले की सूचना मिलते ही जनपद के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश झा को जांच पड़ताल के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश झा ने परिजनों से पूरी जानकारी लेते हुए मौके पर स्टाफ नर्स उषा यादव को बुलाकर पूछताछ की गई और परिजनों को आश्वस्त करते हुए दूसरे दिन सीएमओ कार्यालय पर पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देने की बात कही गई। वहां उपस्थित ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि कोई भी डिलीवरी का केस आता है तो यहां की स्टाफ नर्सों द्वारा उसको निजी अस्पतालों में अपने कमीशन के लालच में भेजा जाता है। यहां के स्टाफ नर्सों का कृत अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर स्थानांतरण करते हुए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। बहुत ज्यादा सीरियस यहाँ किए लोग, सुबह से परेशान किए हुए हैं। नहीं, क्या मामला है? जिसे आपकी पत्नी को डिलीवरी था जो है जी, तो बच्चा यहाँ पैदा हुआ नॉर्मल के ऑपरेशन से? जी नॉर्मल हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग बोले कि ऑक्सीजन में डालना पड़ेगा बच्चे को। जी, ये नहीं बताएं कि लड़के का डेथ हुआ है जी। लाइट बोली कि ऑक्सीजन में डालना पड़ेगा, तो 5 लीटर पर पानी नहीं दिया उन्होंने। उनकी बताने के पहले क्या बच्चा एक्सपायर हो चुका था? जी। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? फिर हम बाहर लेके गए, बोले ऑक्सीजन के लिए जाओ, तो हम डॉक्टर के लिए ऑक्सीजन के लिए गए। तो डॉक्टर साहब आ ही रहे थे, तो हम लोग बोला डॉक्टर साहब थोड़ा गाड़ी रुके, हम चलिए, हम बच्चे को एडमिट करना है ऑक्सीजन के लिए। तो हाथ को छू के बोले। तो आपको कहाँ से लगा है कि लापरवाही हुई है? कैसे हुआ है? आपको क्या महसूस हो रहा है? 2 बजे के बाद से लापरवाही जी हुई है यहाँ पे। आज 2 बजे के बाद से? आप कहाँ से रहने वाले हैं मूल रूप से? कुरई ढाला। आज ही लेके एडमिट किए थे आप जो हैं? जी, सुबह से आए 8 बजे से। इस मामले में आप क्या चाहते हैं? हमारे साथ इंसाफ हो बस। पहले से सूचना मिल रही थी कि बहुत अनियमितता है और बहुत दुर्भाग्य है कि सरकार के द्वारा इतना जो है गरीबों के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, उस व्यवस्था में ऐसे चंद दलाल और गैर जिम्मेदार टाइप के लोग जो हैं उसमें पतीला लगाने का काम कर रहे हैं और गरीब जनता जो है वो आ रही है और इनको अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ये जो यहाँ अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और तमाम इस तरह के जो संस्थान खोल के रखा गया है उनमें ये पैसे लेकर के उनको वापस वहाँ भेज देते हैं। और जिन गरीबों के पास पैसा नहीं होता है उनको यहीं इसी तरह से जो है
बिना इलाज के जो है तड़पते हुए छोड़ देते हैं। उनका क्या हाल हुआ, उनका मौत हो गई या उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कोई जिम्मेदारी नहीं। आप लोगों ने मेरे साथ देखा होगा कि किसी का पता नहीं है कि कौन ड्यूटी पे है कौन नहीं है। और सरकार इतना गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना गंभीर हैं, और इसके लिए अभी हम अपने डीएम साहब से हमने फ़ोन किया था, वो कहीं मीटिंग में हैं, और उनके पीआरओ साहब को हमने जो है सारा प्रकरण नोट कराया है। वो जैसे ही मीटिंग से खाली होंगे मैं उनसे पूरा बात करके पूरे मामले को संज्ञान में लाऊंगा, और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ज़रूरत पड़ने पर अगर मुकदमा पंजीकृत करना होगा तो मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा, जिससे आने वाले समय में यहाँ के जनता जनार्दन के साथ जो है इस तरह का पुनः दोबारा कोई पुनरावृत्ति ना होने पाए। जैसे लगातार आप लोगों के द्वारा एक ये लगा जा रहा है कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल पे रोक कब लगेगी, किस तरीके से लगेगी? नहीं, बराबर रोक लग रही है। जैसे जैसे जो भी सूचना दे रहा है उनको, अगर उनका सही से कागज पत्र नहीं है और वो अगर कहीं से इस तरह के दायरे में आते हैं तो उनको तालाबंदी करने का काम, सील करने का काम जो है प्रशासन के द्वारा कराया जाता है। और कहीं न कहीं इसमें हम सभी जिम्मेदार नागरिक लोगों की भी एक भूमिका होनी चाहिए। और जो हमारे समाज के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, नौजवान हैं, उन सब लोगों को इसके बारे में जागरूकता की ज़रूरत है और तत्पर रहने की आवश्यकता है कि जब भी किसी को इस तरह की कोई आवश्यकता है तो उसको उचित स्थान पर भेजवाएं। ऐसे फर्जी जगह पर अगर आप भेजवाने का काम करेंगे और इस तरह से जहाँ पर अगर व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं है इसका प्रतिवाद करना चाहिए। डॉक्टर नहीं है तो उसके बारे में आप सूचित करिए, मुझे सूचित करिए, और भी समाज के लोग हैं, हमारे तमाम अधिकारी, आला अधिकारी हैं ज़िले में, सबका नंबर है, आप फ़ोन करिए कि यहाँ डॉक्टर साहब अपने समय से ड्यूटी पर नहीं है, स्टाफ नहीं है, नर्सें नहीं हैं, या क्या यहाँ नियमितता हो रही है उसके बारे में हमारी भी जिम्मेदारी है और सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ जो है बराबर जो है आवाज़ उठाना चाहिए। और जब आप सजग रहेंगे तो यह लोग अपने आप सही रहेंगे, जनता सजग रहेगी तो ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। और ये मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी का द्वारा निर्देश दिया गया कि परशुरामपुर अस्पताल के कोई प्रसूता थी जिसके बच्चे की जो है मृत्यु हो गई है, और वहाँ पे जो बच्चे के घर वाले हैं वो लोग असंतुष्ट हैं और कुछ कार्रवाई चाह रहे हैं, या उनकी जो भी समस्या उनको जाके सुना जाए। उसी समस्या को सुनने के लिए भीड़ से पहले डॉक्टर योगेश कुमार गौतम महाराजगंज के अध्यक्ष CHC के यहाँ मौजूद थे, फिर उसके बाद मैं आया उनके बाद। सर यहाँ पे आजमगढ़ जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में नदी के किनारे प्रतिबंधित गोवंश काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार देर रात इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस सूत्रों के अनुसार नदी किनारे गोवंश के अवशेष बरामद किए गए। वायरल वीडियो में सलीम कुरैशी नामक युवक बयान देते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें वह अपनी गलती स्वीकार करते हुए दो अन्य युवकों फैजान और जितेंद्र उर्फ पियर का नाम ले रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा गोवंश अवशेष का सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है। बरामद मांस को दफना दिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों सलीम कुरैशी, फैजान और जितेंद्र उर्फ पियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। गंज थाना के अंतर्गत मूल छोटी सरयू के किनारे कल सोमवार रात्रि में कुछ संदिग्ध लोग गौ को काटते हुए मिले और यहाँ के लोकल द्वारा उसे पकड़ा गया और वीडियो बनाया गया, और वीडियो संज्ञान में आते ही यहाँ के मौके के प्रशासन और यहाँ के कार्यकर्ता एक्टिव हुए और गौ माता को नदी से निकाल करके उनकी कार्रवाई आगे की जा रही है। और जिला प्रशासन से मांग है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ पंजीकृत मुकदमा करके इसे जेल भेजा जाए। नकली जर्दा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास तथा 2,35,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 अमर सिंह ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मेहनगढ़ थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी शशि भूषण राय 6 अगस्त 2007 को अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र के सर्रा गांव में श्याम नारायण चौहान के घर नकली जर्दा बनाने की फैक्ट्री काम कर रही है। इस सूचना पर लगभग 6 बजे शाम को अपने हमराही सिपाहियों के साथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने छापा मारकर नकली जर्दा बनाते हुए श्याम नारायण चौहान तथा शशि भूषण चौहान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छापे में कई बोरा सुरती तथा विभिन्न ब्रांडों के जर्दा कंपनियों के कई सैकड़ा डब्बे भी बरामद किए गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल 4 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी श्याम नारायण चौहान को 7 वर्ष की कठोर कारावास तथा 2,35,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपी शशि भूषण चौहान के फैसला सुनाते समय अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। आजमगढ़ जिले के थाना क्षेत्र के फरीदुद्दीनपुर गांव में मंगलवार को एक वृद्ध की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान बजरंगी यादव उम्र 70 वर्ष के रूप में हुई है। प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडेय के अनुसार बजरंगी यादव कई वर्षों से डिप्रेशन से पीड़ित थे और अकेले जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। मंगलवार को वे सरायमीर से फरीहा की ओर डाउन लाइन पर पहुंचे, जहां ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर से अपना संजरपुर बाजार गए हैं। हाँ, कैसे एक्सीडेंट हुआ वो देखा थोड़ा कोई है, तो क्रॉस कर रहे थे, पता चला जब तो हम लोग बुलाए गए तब तो गए देखे। हाँ हाँ, क्रॉसिंग में हुए 70 साल 70-71। उनका नाम बजरंगी यादव था। उनके बाद बाल बच्चे कोई नहीं है। 2 साल पहले उनकी वाइफ भी मर गई थी, अब बाल बच्चे भी नहीं हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर।